अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो ही उसकी आंखों में 28 साला सफ़वान शाह के तीखे जारहाना नकूश उभरे तो उसने पट से आंखें खोल दी। जब से उसे पता चला था कि उसे एक हफ्ता सफ़वान शाह के घर रहना है तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। मुझे एक बार तो बाबा से बात करनी ही चाहिए, ये सोचकर वो उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो सामने अपने बाबा की चहीती जवान बीवी ज़ूबी पर निगाह पड़ते ही उसका हलक कड़वा सा हो गया। एक दिल तो चाहा कि वापस मुड़ जाए, लेकिन बात करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि सुबह सवेरे उसकी रवानगी थी। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखना चाहा। ये देखकर उसकी आंख शर्मा गई कि उसके वालिद नौजवान ज़ूबी के लार उठाते हुए उसके पांव अपनी गोद में रखे हुए नेल पॉलिश लगा रहे थे। अपने वालिद को उसके पांव पर नेल पॉलिश लगाते देखकर इसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठा, मगर वो जब्त कर गई। उसके वालिद काफ़ी एजड थे और यूं अपनी नौजवान बीवी के चोंचले उठाते हुए उसे कभी कभी इंतहाई जहर लगते। काश इससे कम अगर वो अपनी पहली बीवी का ख्याल रखते तो वो उनकी बेरुखी सहते सहते इतनी जल्दी दुनिया से ना जाती। अपनी माँ का ख्याल आते ही उसका दिल अंदर ही अंदर तड़पने लगा। ज़ूबी इसे देख चुकी थी, इसलिए उसके होंठों पर एक इंतहाई जहरीली सी मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने फ़ौरन अपना दूसरा पैर जुल्फ़िकार शाह के चेहरे की तरफ किया तो उन्होंने एकदम उसके पांव पर अपने लब रख दिए। महमल की तो जान ही जल गई, मगर ज़ूबी महमल को फातिहाना नज़रों से देखते हुए आंखों ही आंखों में चैलेंज करने लगी कि देख लिया ना, तुम्हारे बाप को मैंने किस हद तक दीवाना कर रखा है। महमल का सांस घुटने लगा। उसने गला खंगारा तो एकदम उसके वालिद सीधे होकर बैठ गए। एकदम ज़ूबी तड़प कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम दरवाज़ा नॉक करके आया करो। आप शायद भूल रही हैं ये मेरी मामा का बेडरूम है, और तुम भी शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। उसकी बात पर महमल के दिल को एक धचका सा लगा और कदम जैसे लड़खड़ा से गए। वह भी कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि एकदम उसके वालिद बीच बचाव कराने के लिए फौरन से बोले, महमल क्या बात है, तुम हर वक्त क्यों लड़ाई के मूड में होती हो? कभी आराम से भी अपनी माँ से बात कर लिया करो। मेरी माँ मर चुकी है बाबा, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? रिश्ते में ये भी तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती। तुम कब तक ये लड़ाई लड़ोगी? इसका कोई फ़ायदा नहीं है महमल। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो सख्त लहजे में बोले तो महमल का खून खुश्क हो गया। वो जानती थी कि उसका बाप कितना सख्त दिल आदमी है, इसलिए वो फ़ौरन ही खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से जलने लगी जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से जब्त कर गई। तुम किसी काम से आई थी? अपने बाबा का ये जुमला सुनकर उसका दिल दुख से भर गया। गोया अब बाप से मिलने के लिए भी काम का होना ज़रूरी था, वरना वो नहीं मिल सकती। शिकवा उसके लबों पर आते आते दम तोड़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे शिकवों का कोई फ़ायदा नहीं। वो आहिस्ता से रुंधे हुए लहजे में बोली, बाबा मैं सफ़वान शाह के घर नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक इल्तिजा थी। लो, मैंने कहा था ना कि ये कोई ना कोई मसला खड़ा करेगी। अब देख लें, मेरा कहा पत्थर की लकीर हो गया ना रेहान साहब। ज़ूबी आंखें मटकाकर बोली तो एकदम वो गुस्से में आ गए। महमल, हर बात का बतंगड़ मत बनाया करो, बस एक हफ्ते की बात है। महमल ने होंठ भींच लिए। अपने ही बाप का जब लहजा अजनबी हो जाए तो गैरों से क्या गिला। वो जितनी तेज़ी से कमरे से निकल सकती थी निकली और फिर भागते हुए अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपना सफरी बैग अलमारी से निकाला और बिस्तर पर पटक दिया और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर रोने लगी। गाड़ी शहर की मसरूफ़ सड़क पर तेज़ी से फराटे भर रही थी।
बाहर मनाजिर तेजी से भाग रहे थे, मगर महमल की सोच बस एक ही जगह रुकी हुई थी। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन ऑन था, लेकिन उसके बदन के मसामों से पसीना बह रहा था। उसने अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा रखी थी। नाखूनों की तेज सी चुभन हथेली में महसूस हो रही थी, मगर दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो बार बार फिर अपने वालिद की तरफ देखने लगी, जिनके चेहरे पर ना किसी फिक्र का अक्स था, ना ही बेटी की उदासी का एहसास। महमल के दिल में बेख्तियार एक कसक उठी। क्या वाकई इन्हें मेरी परवाह नहीं? सफ़ान के घर का एक हफ्ता उसके दिल पर कितना भारी था, शायद उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। उसने खिड़की से बाहर नजरें जमा दी। जूबी फ़ोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। जी, हम रास्ते में हैं। हाँ, महमल को सफ़ान के घर छोड़कर सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। उसकी आवाज़ में अजीब सा इत्मीनान था। फ़ोन बंद होते ही उसने आईने में महमल को देखा और जानबूझ कर पूछा, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कोई सज़ा थोड़ा ही मिल रही है तुम्हें? महमल चुप रही। वो जानती थी जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं। जूबी ने फिर तंजिया लहजे में कहा, वैसे भी सफ़वान का घर किसी महल से कम नहीं, हर आसाइश मौजूद है। लड़कियां तो वहाँ रहने का ख्वाब देखती हैं, और एक तुम बेवकूफ़ हो बस। वो नाक चढ़ाकर बोली तो महमल ने आहिस्ता से नज़रें उठाई। सफ़वान शाह, उसे ये नाम सुनते ही अजीब सी झुंझलाहट होने लगती थी। वो हमेशा ऐसा क्यों था? हर मुलाकात में इसे छेड़ना, इसकी हर बात का मजाक उड़ाना, अपनी बरतरी जताना। ऐसे न जाने कितने लम्हे थे जिन्होंने इसके दिल में सफ़वान के लिए नागवारी भर दी थी। एकदम से उसके बाबा बोले, सफ़वान शाह कम उम्री में इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अब बहुत समझदार हो गया है। महमल के लबों पर बेख्तियार एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। समझदार? शायद दुनिया के लिए। इसके लिए तो वो अब भी वही मगरूर और डरा धमकाकर अपनी ज़िद्दें मनवाले माला मर्द था। वो रोना नहीं चाहती थी, कम से कम इन लोगों के सामने तो हरगिज़ नहीं। चंद लम्हों बाद गाड़ी अचानक ज़ोर से झटका खा गई। रेहान साहब ने फ़ौरन गाड़ी साइड पर रोक दी और तेज़ी से बाहर निकल कर देखा, और फिर झुंझुलाकर माथा पकड़ लिया। या अल्लाह, ये भी अभी होना था। जूबी ने बेदिली से बाहर देखा और चुपते हुए लहजे में बोली, कुछ लोग होते ही सब्ज़ कदम हैं, जहाँ जाएं कोई ना कोई रुकावट पैदा हो ही जाती है। महमल का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। उसका दिल खुश्क पत्ते की तरह लर्जा। वो जानती थी ये जुमला किसके लिए है। उसी लम्हे दूर से एक चमकती हुई स्याह मर्सिडीज हाईवे पर उनकी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी का रोब बता रहा था कि मालिक आम आदमी नहीं। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी उनके बराबर आकर रुकी। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ। स्याह टॉम फोर्ड की सन ग्लासेस के पीछे छुपी आंखें पहले अपने चच्चा पर ठहरी, फिर एक लम्हे के लिए महमल की तरफ उठी। क्या बात है चच्चा, सब खैरियत है? उसकी पुरएतमाद भारी आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी तो महमल ने बेख्तियार नज़रें उठाई। ड्राइविंग सीट पर सफ़वान को बैठा देखकर वो बड़बड़ाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मगर अपने बाबा के लहजे के इत्मीनान पर वो जुज़ुब हो गई, जो उस पर फ़िदा हुए जा रहे थे। अरे सफ़वान, शुक्र है तुम आ गए। वो गाड़ी से बाहर निकला। स्याह शलवार कमीज़ उस पर जच रही थी। लहजे में वही अज़ली एतमाद और चेहरा मखसूस संजीद के लिए बोला, गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? हाँ, बस कभी कभी ये जवाब दे जाती है। वैसे हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे। अच्छा, खैरियत? हाँ, बिज़नेस टूर है यार, हमें फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचना है, लेकिन महमल को तुम अपने साथ ले जाओ, एक हफ्ते के लिए तुम्हारे घर रहेगी। सफ़वान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चच्चा की बात सुनी, फिर आहिस्ता से अपने टॉम फोर्ड शीशों को उंगली से ज़रा सा तिरछा करके महमल को देखा। दोनों की नज़रें मिलीं तो महमल ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। उसी लम्हे सफ़वान के चेहरे पर एक अजीब और पुरस्रार मुस्कुराहट खेलने लगी। ऐसी मुस्कुराहट जिसका मतलब महमल समझ ना सकी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा खदशा जाग उठा। सफ़वान ने दोबारा ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए। वो अपनी गाड़ी की तरफ पलटा और बेतकल्लुफ़ी से बोला, ठीक है चच्चा, आ जाए मेरे साथ। महमल का दिल धक से रह गया। महमल ने अपने वालिद की तरफ आखिरी बार देखा। शायद वो अब भी रुक जाने की इजाज़त दे दें,
मगर वो तो उसके सामने ही कैब पर फौरन जूबी के साथ बैठ गए और पलट कर उसकी तरफ देखा भी नहीं कि वो सफ़वान शाह के साथ बैठने में ईजी है भी या नहीं। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी जवान बेटी को यूं जवान मर्द के साथ, ख्वाह वो कज़न ही क्यों ना हो, जाने देता है। अगर अम्मी होती तो शायद वो ज़िंदगी के इतने नाजुक मोड़ पर कभी बेबस ना होती। वो बेयकीनी से उनकी गाड़ी को अपनी निगाहों से दूर होता देखने लगी। महमल ने अपना बैग मजबूती से सीने से लगाया और बोझल कदमों के साथ सफ़वान शाह की गाड़ी की तरफ बढ़ी। सामने चंद कदम के फासले पर सफ़वान ड्राइविंग सीट पर बैठा, बाजू खिड़की से बाहर टिकाए उसे ही देख रहा था। होंठों पर वही मायने खेज हल्की सी मुस्कुराहट जिसे देखकर इसका दिल जल सा गया। मन निगाह झुकाए उसे दिल ही दिल में कोसने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और खामोशी से अगली नशिस्त पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद होते ही सफ़वान ने एक नज़र उस पर डाली, फिर बग़ैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर अचानक गाड़ी के स्पीकर्स में इंतहाई तेज़ इंग्लिश म्यूज़िक गूंज उठा। महमल चौंक गई। उसने नागवारी से कानों पर हाथ रखा और चीख कर बोली, ये क्या है? सफ़वान ने कंधे उचकाए। म्यूज़िक नज़र आ रहा है, मगर इतनी तेज़ आवाज़? मुझे पसंद है। वो खफकी से उसकी तरफ देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक बंद कर दिया। गाड़ी में फ़ौरन सकूत छा गया। सफ़वान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये मेरा फेवरेट सिंगर था। तो मैं क्या करूं? मुझे आपकी पसंद से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मेरी गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर देती। महमल ने झट से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। मजबूरी थी। अच्छा, सफ़वान ने लफ्ज़ अच्छा खींचा। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि किस्मत तुम्हें बार बार मेरे सामने ला रही है। वो फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी। अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। सफ़वान हल्का सा हंसा। गलतफहमी? रियली? महमल दान पीसते हुए बाहर देखने लगी। वो जान पूछ कर इसे जिज कर रहा था। गाड़ी जो ही मेन रोड पर आई तो सफ़वान ने गंभीर लहजे में कहा, सीट बेल्ट बांध लो। महमल ने बेदिली से बेल्ट पकड़ी, खींचने की कोशिश की। बेल्ट अटक गई। उसने दोबारा जोर लगाया, फिर भी ना निकली। सफ़वान ने कनखियों से इसे तका। तुम्हें बातें बनाने के अलावा कुछ काम भी आता है या नहीं? उसने हाथ बढ़ाया तो वो बुदक कर बोली, मैं कर सकती हूँ। लग तो नहीं रहा। आप गाड़ी चलाएं, मैं कर लूँगी। वो फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन बेल्ट उससे टस से मस ना हुई। सफ़वान ने आहिस्ता से ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। फिर उसने हाथ आगे ही किया था कि वो फ़ौरन बोली, छोड़िए, मैं खुद कर लूँगी। आप। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले सफ़वान की नरम सरगोशी सुनाई दी। एक मिनट। वो उसके करीब हुआ तो महमल फ़ौरन नशिस्त से ज़रा पीछे हट गई। उसने नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। सफ़वान के बदन से उठती महंगे परफ्यूम की बू उसके आसाब पर तारी होने लगी और दिल की धड़कन जाने क्यों मामूल से ज़्यादा तेज़ हो गई। उसके सीने में सांसों का उतार चढ़ाव सफ़वान की नज़रों में आ गया। उसने गौर से महमल के चेहरे की तरफ देखा, जिसके माथे और अपर लिप्स पर पसीने की नन्ही बूंदें दिखाई दे रही थी और बदन हौले हौले लरज़ रहा था। उस पर बेखुदी सी तारी होने लगी, मगर उसने फ़ौरन निगाह हटाकर बेल्ट के लॉक को देखा। एक हल्का सा झटका दिया और वो आसानी से बाहर आ गई। उसने बेल्ट को इसके सीने से गुजार कर हुक किया और महमल को अपने सीने में सांस घोटती हुई महसूस हुई। वो उसे गौर से देखने लगा, जिसकी पलकें हया से लरजने लगी। क्या हुआ? घबरा ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हें छू लिया हो। उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस करके वो नर्वस हो गई और वो उसकी घबराहट देखकर महसूस होने लगा। तब जवाब बन ना पाया तो महमल ने आंखें ज़ोर से मींच ली। उसकी इस अदा पर सफ़वान को टूट कर प्यार आया, मगर वो जानता था उसकी ज़रा सी पेशकदमी पर वो गाड़ी से नीचे उतरने में देर नहीं लगाएगी और वो उसे अब एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो गहरा सांस भर कर रह गया। वो पीछे हटा तो महमल ने आंखें खोल दी। सफ़वान ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई तो उसकी जान में जान आई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने बेसाख्ता पूछा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मुझे आपसे डरने में कोई वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा। सफ़वान ने उसे घूर कर देखा, फिर अभी चंद सेकंड पहले नज़रें क्यों चुरा रही थी?
महमल का दिल एक लम्हे को उछला, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। ऐसी कोई बात नहीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस आदमी को दूसरों की कमज़ोरी नहीं, उनका रद्द-ए-अमल देखने में मज़ा आता है। वो जानबूझकर ऐसे जुमले बोलता था जिससे सामने वाला उलझ जाए और फिर खामोशी से उसकी कैफियत देखता रहता। महमल ने दिल में अहद किया कि अब एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगी, लेकिन उसके होंठों पर एक रोमांटिक गाने की धुन बजने लगी तो महमल को लगा अब वो इसे चिढ़ा रहा है। वो अब अपना इज़्तिराब छुपाने में नाकाम होने लगी। अचानक मौसम के तेवर बिगड़े और बारिश शुरू हो गई। वाइप पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद सामने का मंजर धुंधला दिखाई दे रहा था। गाड़ी खामोशी से मेन रोड पर आगे बढ़ रही थी। महमल खिड़की के शीशे से बाहर देख रही थी। हल्की धुंध और बारिश ने शीशे धुंधला दिए थे, मगर वो रास्तों को पहचानती थी। यही सड़क सीधी उनके घर की तरफ जाती थी। अचानक सफवान शाह ने स्टीयरिंग मोड़ा। गाड़ी मेन रोड छोड़कर एक निस्बतन सुनसान ज़ैली सड़क पर आ गई। महमल ने पहले तो सोचा शायद आगे ट्रैफिक होगी, मगर चंद लम्हों बाद उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ये रास्ता वो नहीं था। वो सीधी होकर बैठ गई। चंद सेकंड तक उसने बाहर नजरें दौड़ाईं, फिर बेख्तियार बोल उठी, हम कहाँ जा रहे हैं? सफवान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है तुमने कोई बात तो पूछी, उसने नहायत सुकून से कहा। महमल ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। मैं संजीदा हूँ। और मैं भी। उसकी आवाज़ अब भी पुरसकून थी। महमल बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। सफ़ान की नज़र सड़क पर थी, मगर वो उसकी बेचैनी महसूस कर सकता था। ये खुद को जितना मजबूत जाहिर करती है उतनी है नहीं, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाखुदा तुम्हें अगवा नहीं कर रहा। तुम्हारे बाबा ने खुद तुम्हें मुझे सौंपा है। सौंपा? जी नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं कि वो आपको सौंपेंगे। और आप प्लीज़ अपनी दुरुस्तगी कर लीजिए। उन्होंने मुझे आपके साथ घर जाने को कहा है। उसकी बात सुनकर सफ़वान ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया तो वो झुंझला गई। उसका जहन अब मुसलसल एक ही बात पर उलझा हुआ था कि आखिर ये मेन सड़क छोड़कर उस कच्चे रास्ते से क्यों जा रहा है। बारिश अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इर्द गिर्द दरख्त थे। सड़क तकरीबन खाली थी और ये सड़क दूर दूर तक खाली थी। वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी। अगर लॉन्ग ड्राइव हो गई है तो घर चलें। सफ़वान ने उसकी तरफ देखा, फिर रिसान से बोला, घर भी चले जाएंगे, लेकिन देखो ना, इतनी खूबसूरत बारिश रोज़ रोज़ नहीं होती ना। महमल ने हैरत ज़रा नज़रों से उसे देखा। इतना आदम बेजार खुश्क आदमी बारिश और खुशी की बात कर रहा है। वो शजदर थी। आपने सिर्फ बारिश देखने के लिए रास्ता बदल दिया? हाँ, यही समझ लो। वो बात गोल मोल कर गया। मुझे लगा तुम्हें भी बारिश पसंद होगी। मुझे इस वक्त सिर्फ घर पहुंचना पसंद है। उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि चंद लम्हों के लिए सफ़वान के जबड़े भींच गए। उसने गाड़ी की रफ्तार यकदम तेज़ कर दी। महमल हवास बाख्ता होकर उसकी तरफ देखने लगी। ये गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुम्हें घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, वो सपाट लहजे में बोला तो वो परेशान हो गई। गाड़ी अब नामालूम मुकाम की तरफ से दौड़ी जा रही थी और उसे दोबारा पूछने का मतलब इंतहाई ख़तरनाक था। वो चिपकी बैठी रही, मगर उसके दिल में हौल उठ रहे थे। गाड़ी में बैठते वक्त जो बेचैनी इसके दिल में उठी थी वो अब बढ़ती ही जा रही थी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। बारिश कभी तेज़ हो जाती, कभी हल्की, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेख्तियार अपने वालिद को याद करने लगी। बाबा को मालूम था मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी सुकून से नहीं रह सकती, फिर भी उन्होंने मुझे इसी के साथ भेज दिया। उसने एक लम्हे के लिए सफ़वान शाह की तरफ देखा। वो पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था। चेहरे पर वही गैर मामूली सुकून, जैसे उसे किसी बात की जल्दी ना हो। महमल ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। अब शहर की रौनक पीछे रह चुकी थी। कुशादा सड़कें, लंबे दरख्त, खामोश माहौल। हर गुजरते लम्हे के साथ उसे एहसास होने लगा कि वो किसी बिल्कुल नए इलाके में दाखिल हो चुके हैं। उसने ज़हनी तौर पर रास्ता याद करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। यह जगह उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। अचानक गाड़ी की रफ्तार कम हुई।
चंद लम्हों बाद वो एक बुलंद व बाला आहनी गेट के सामने जाकर रुक गई। महमल चौंक कर सीधी हो बैठी। उसकी नज़रें बेख्तियार बाहर जम गई। गेट के दोनों अतराफ ऊंची दीवारें थीं। दूर फासले पर चंद शानदार कोठियां नजर आ रही थीं। हर घर अपने इर्द गिर्द वसी लॉन, बुलंद दीवारों और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में घिरा हुआ था। ये आम रिहायशी इलाका नहीं था। ये शहर की उन पोश सोसाइटियों में से एक मालूम होती थी जहाँ सिर्फ चंद मखसूस लोग ही रहते हैं। बारिश की धुंध ने पूरे मंजर को और भी पुरस्रार बना दिया था। महमल का दिल अब जोर से धड़कने लगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने बेख्तियार सफ़वान की तरफ देखा। ये कौन सी जगह है? सफ़वान ने आराम से सिगरेट सुलगाया और गेट की तरफ देखा, जहाँ सिक्योरिटी एहलकार उसे देखते ही फुर्ती से गेट खोल रहे थे। उसका यह अंदाज महमल के इज़्तिराब को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा गया। आप कुछ बताते क्यों नहीं? इस बार सफ़वान ने सर्द नज़रों से इसकी तरफ देखा। अगर बता दूं तो क्या कर लोगी? वो उसकी इतनी अजीब बात पर भौंचका रह गई। गेट खुला तो अंदर वो जगह बेइंतहा खूबसूरत थी। हर चीज़ हद से ज़्यादा मुनज़्ज़म मगर अजीब पुरस्रार लग रही थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल था, ये किसका घर है? हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? और सफ़वान ने पहले कुछ बताया क्यों नहीं? गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गेट के अंदर दाखिल हुई। बारिश अब भी मुसलसल बरस रही थी। गाड़ी एक वसी व अरीज कोठी के अंदर आकर रुक गई। बड़ा सा लॉन और उसके दोनों जानिब कतार दर कतार खजूर के दरख्त, बारिश से धुले पत्थर के रास्ते और रोशन पोर्च, हर चीज़ उस जगह की शान व शौकत का पता दे रही थी। इंजन बंद होते ही गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश के कतरों की आवाज़ बाकी रह गई। सफ़वान शाह ने सुकून से सीट बेल्ट खोली और महमल की तरफ देखे बगैर कहा, उतरो। महमल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं उतरूंगी। सफ़वान ने पहली बार उसकी तरफ घूर कर देखा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप मुझे कहाँ ले आए हैं। उसकी आवाज़ में वाज़ेह इज़्तिराब था मगर उसने पूरी कोशिश की कि वो कमज़ोर ना लगे। मुझे घर जाना है। सफ़वान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। अरे पहले अंदर तो चलो, उसने बेफिक्री से कहा। घर भी चले जाएंगे? मुझे कहीं नहीं जाना। महमल ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। मैं यहीं बैठी रहूंगी। सफ़वान ने गहरा सांस लिया। तुम वाकई ज़िद्दी हो और आप हद से ज़्यादा अजीब हैं। ये तारीफ थी या शिकायत? जो समझना चाहें समझ लीजिए। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गाड़ी के अंदर खामोशी मज़ीद भारी हो गई। आखिरकार सफ़वान ने दरवाज़ा खोला और बारिश में बाहर निकल आया। वो गाड़ी के गिर्द घूमता हुआ महमल वाली जानिब आया। महमल ने बेख्तियार दरवाजे का लॉक दोबारा चेक किया। उसे महसूस हुआ अब वो महफूज है, मगर अगले ही लम्हे जब दरवाज़ा खुला तो इसका रंग जर्द पड़ गया। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगोने लगी। सफ़वान एक कदम पीछे हटकर बोला, बाहर निकलो महमल। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने दोबारा हाथ सीने पर बांध दिए, गोया अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार ना हो। सफ़वान ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा और फिर उसके बाजू को पकड़कर ज़ोर से खींचा तो वो किसी कटी पतंग की तरह गाड़ी से बाहर आकर गिरने ही लगी थी। तभी उसकी मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया। वो पहले संभल कर खड़ी हुई, फिर एकदम गुस्से में आकर पलटी। ये क्या बदतमीज़ी है? जब तुम तमीज़ से उतरोगी नहीं तो यही सब कुछ होगा। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। वो इंतहाई उसके करीब आकर उसके कान के पास सरगोशी में बोला, अभी ज़बरदस्ती तो की ही नहीं। तो वो एकदम बौखला गई। लेकिन जब मैं ज़हनी तौर पर मुतमईन ही नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्यों उतरूँ? तुम सीधी तरह गाड़ी से उतरोगी या फिर मुझे कोई और हरबा आजमाना पड़ेगा? तो उसकी धमकी पर वो परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा, क्या कर लेंगे? वो अपना खौफ दबाते हुए बोली तो सफ़वान के माथे पर शिकन पड़ गई। इतनी बेएतबारी है मुझ पर तो मेरे साथ बैठी क्यों थी? क्योंकि बाबा ने कहा। बाबा अगर कहेंगे तो क्या यूं ही किसी के साथ भी उठकर चल दोगी? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे अपने बाबा पर एतबार है, वो कोई गलत फैसला नहीं लेते। तो ठीक है ना, फिर जब तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ तुम्हें भेजा है तो फिर अब मसला क्या है? मसला यह है कि मुझे वापस घर जाना है।
जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ चली जाना, वो बेनियाजी से बोला। लेकिन मैंने अंदर नहीं जाना, वो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, वो तुनक कर बोली तो वो उसे सर्द नज़रों से देखता हुआ इंतहाई गंभीर लहजे में बोला, अभी ज़बरदस्ती तो की ही नहीं, जानती भी हो ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। तो वो एकदम बौखला कर उसे देखने लगी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत, इस थोड़ी सी देर के लिए हमें बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन कहानी के बारे में बताइए कि कैसी लगी। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या महमल के बाबा ने सही फैसला किया था उसे सफवान के साथ भेजकर, या वो किसी मुसीबत में फंस गई थी? ये तो हमें कहानी में आगे जाकर ही मालूम होगा। लेकिन देखते हैं, क्या सफवान काबिले एतबार इंसान था या उसके बाबा ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चलिए अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। महमल ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी बात मानने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं। वो बेदिली से उसके साथ अंदर दाखिल हुई। अगले ही लम्हे उसकी नज़रें सामने के मंजर पर जम कर रह गई। वसी ड्राइंग रूम में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। दरमियान में एक मेज़ रखी थी जिसके एक तरफ सफ़ेद दाढ़ी वाले एक मौलवी साहब बड़े से रजिस्टर को अपनी गोद में रखे बैठे थे। उनके बराबर सफवान शाह के 4 करीबी दोस्त संजीदा अंदाज में मौजूद थे, जैसे किसी अहम काम के मुंतज़िर हों। ये मंजर देखते ही महमल के वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। न जाने क्यों उसे यह एहसास होने लगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसकी छठी हिस्स उसे मुसलसल खबरदार कर रही थी कि उसके चेहरे का रंग यकदम जर्द पड़ गया। सांस लेने में अटक गई, लेकिन उसके होंठ भेंचे हुए थे। सफवान शाह ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और बेहद इत्मीनान से आगे बढ़ते मुस्कुराती आवाज़ में कहा, लीजिए मौलवी साहब, दुल्हन आ गई, अब निकाह शुरू कीजिए। ये जुमला महमल के कानों में किसी ज़ोरदार आवाज़ की तरह गूंजा। वो एक झटके से सफवान शाह की तरफ मुड़ी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में खौफ, हैरत और बेयकीनी एक साथ जम गए थे। वो चंद लम्हे उसे देखती ही रह गई, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि उसने वाकई ये अल्फाज सुने हैं। सफवान शाह ने निहायत सुकून से गर्दन जरा सी झुकाई, फिर सर के हल्के से इशारे से सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। उसका लहजा पुरसकून था, मगर उसमें ऐसा एतमाद था जो महमल के गुस्से को और भड़का गया। वो एक कदम भी आगे ना बढ़ी। उसने तेज लहजे में कहा, ये सब क्या है? कोई जवाब ना मिला। उसने फिर सवाल किया, किसका निकाह? चंद लम्हे रुक कर उसकी आवाज़ मजीद बुलंद हुई, और कौन दुल्हन? सफवान ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, तुम हो। महमल ने पलकें झपकाई तो वो दोबारा बोला, तुम हो मेरी दुल्हन और हमारा निकाह हो रहा है। एक लम्हे को जैसे वक्त रुक गया। महमल को लगा उसके कानों ने शायद गलत सुना है। क्या? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। सफवान शाह ने उसी सुकून से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल सही सुना तुमने। महमल ने गुस्से से एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तुम होश में हो सफवान शाह? सफवान ने हल्का सा कहका लगाया। हाँ, शायद पहली बार मुझे वाकई होश आया है। ये मजाक है? नहीं। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? सफवान के चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हुई। अब उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी उतर आई थी। वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुमने मेरे रिश्ते से इनकार किया था। महमल ने बेयकीनी से उसे देखा और एकदम कमरे के बाहर निकल आई और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। सफवान उसके पीछे भागा और फिर उसे बाजू से पकड़कर वो अपने बेडरूम में लेकर आया और दरवाज़ा बंद करके बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। तुम पर यकीन करेगा कौन? और यहाँ पर है ही कौन? वो धाड़ा तो वो नफरत और बेबसी से उसकी तरफ देखने लगी। दौलत के नशे में चूर उसका अमीर कज़न, जिसके भरोसे उसके वालिद ने उसे इसके घर भेजा, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। ज़बरदस्ती निकाह ऐसे कर रहा था जैसे वो इसकी जागीर हो। उसके डर को देखकर वो नरमी से बोला, मेरी बात मान लो, निकाह कर लो, वरना ऐसे ही साथ रहते हैं जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। तुम कॉपरेट करो, बकवास बंद करो तुम। वो बिफरी। अच्छा डील करते हैं, निकाह कर लो,
कुछ दिन बाद फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो इंतहाई सफाकियत से बोला तो महमल से मजीद बर्दाश्त ना हुआ। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ सफ़वान शाह के मुंह पर मारा और भागने लगी तो सफ़वान ने उसे ज़ोर से बिस्तर पर धक्का दिया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। नॉट अगेन, बार बार माफ़ नहीं करूँगा। गुस्से से धाड़ते सफ़वान उसकी तरफ तेज़ी से झपटा तो वो किसी परिंदे की तरह फुड़फुड़ा कर रह गई। जो ही उसका दुपट्टा उतारा तो वो हलक के बल चीख कर बोली, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। तो उसके हाथ सरकशी करने से रुक गए। महमल बुरी तरह से कांप रही थी और उसके सामने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। वो एकदम पीछे हटा, फिर बेड से नीचे उतरा, अपने कपड़े दुरुस्त किए और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसे महमल ने थाम लिया। वो जो ही उसके सामने खड़ी हुई तो उसे वो गुर्राते हुए महमल से कहा, खामोशी के साथ ड्राइंग रूम में जाकर बैठना, और अगर तुम्हारे मुंह से अब कोई लफ्ज़ निकला, याद रखना अब तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्राइंग रूम में मौलवी के पास मेरे दोस्त भी बैठे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा उनके सामने कोई मजाक बने कि मैं इस लड़की से डर गया हूँ। अगर तुम्हारी तरफ से ज़रा भी मुझे अपनी इज्जत का फालूदा बनने का शायबा दिखाई दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, और ये तो तुम जान गई हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। महमल ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि वो उसकी हाँ में हाँ मिला। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा। सफ़वान ने दरवाजे की कुंडी खोली और फिर पलटकर इसी तरफ खूनख्वार नज़रों से देखा और कमरे से निकल गया तो वो भी सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी। निकाह होते ही वो उसे लेकर अपनी हवेली में आ गया। जब हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर कदम रखा तो चंद मुलाजिम हैरत से उसे देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई सवाल कर सके। उसके साथ खड़ी महमल का चेहरा सपाट था, आंखें मुसलसल नम थीं, मगर उनमें आंसू बाकी नहीं रहे थे, जैसे वो इतने बड़े सदमे के बाद हर एहसास से खाली हो चुकी हो। सफ़वान ने खामोशी से उसे ऊपर जाने का इशारा किया। वो बेजान कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि सफ़वान उसके पीछे था। जो ही वो दोनों ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, सफ़वान महमल का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में दाखिल होने ही लगा था कि सामने से आती हुई सुंबुल जोर से बोली, सफ़वान, तुम महमल के साथ इस वक्त क्या कर रहे हो? उसकी नज़रें पहले सफ़वान पर और फिर महमल पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम इसे अपने कमरे में क्यों ले जा रहे हो और किस हक से? वो इंतहाई गुस्से से बोली। महमल ने बेख्तियार सर उठाकर उसे देखा। सफ़वान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और महमल से आहिस्ता आवाज़ में कहा, तुम अंदर चली जाओ। महमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अंदर चली गई। सफ़वान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर सुंबुल की तरफ मुड़ा। सुंबुल की आंखों में गुस्सा दहक रहा था। वो बरसों से सफ़वान शाह को दिल ही दिल में चाह रही थी। उसे हमेशा यकीन था कि एक दिन सफ़वान उसकी मोहब्बत को समझ लेगा, मगर जब उसे मालूम हुआ कि सफ़वान के दिल में किसी और का नाम है, तब से महमल उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लगने लगी थी। और आज वही लड़की सफ़वान के साथ उसके कमरे तक आ गई थी। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सुंबुल, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम इस हवेली में इतना बड़ा गंद कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि यहाँ से चली जाऊं। उसकी आवाज़ तंज भरी हुई थी। सफ़वान ने गहरी नज़र से उसे देखा। उसके चेहरे पर अब वो नरमी बाकी नहीं थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा। अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करो। क्यों? वो तलखी से हंसी। सच सुनने की हिम्मत नहीं रही? सफ़वान की आवाज़ इस बार पहले से कहीं ज़्यादा सख्त थी। मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। ये जुमला सुनते ही सुंबुल जैसे साकित रह गई। सफ़वान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सफ़वान, सुंबुल की आवाज़ पहली बार टूटी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम वाकई इससे शादी कर चुके हो? हाँ। इस एक लफ्ज़ ने सुंबुल की बरसों की उम्मीद तोड़ दी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो चंद लम्हे सफ़वान को देखती रही, जैसे शायद वो अपनी बात वापस ले ले, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। आखिरकार वो पलटी और तकरीबन दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। उसके कदमों की आवाज़ राहदारी में गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई।
صفوان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ خبر اب زیادہ دیر تک چھپنے والی نہیں۔ حویلی میں سوال اٹھیں گے، اعتراض ہوں گے، شاید طوفان بھی آئے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کی طرف دیکھا اور اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ محمل کمرے کے ایک کونے میں فرش پر پڑی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جیسے خود کو ہر چیز سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے صفوان کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحے صفوان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کے فیصلے نے محمل کو کس قدر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، مگر مناسب فاصلے پر رک گیا۔ محمل، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ محمل نے سر تک نہ اٹھایا۔ وہ اس کے قریب گیا اور جو ہی اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں صفوان کو اچھا نہ لگا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگا۔ اپنی شرمندگی کے اثر کو کم کرنے کے لیے اس نے انتہائی نرمی کے ساتھ محمل کو کہا کہ وہ یوں نیچے کیوں بیٹھی ہے؟ تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے سینے پر لپٹا دوپٹہ اتار کر صفوان کے پاؤں میں پھینک دیا۔ صفوان اپنے پیر میں گرے دوپٹے کو دیکھ کر بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور سوالیہ نظروں سے محمل کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کا گرا دوپٹہ اپنے پیروں سے جو ہی اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو محمل چیخ کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اٹھانے کی، یہ ویسے بھی آپ کے قدموں میں روندا گیا ہے، جو باقی کچھ رہ گیا ہے وہ مزید روند لو۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، اور یہ گھٹیا مذاق تو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ کا جو دل کرتا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مارے ندامت کے صفوان کو ایسے لگا جیسے وہ منہ کے بل زور سے زمین پر گرا ہے۔ اس دھان پان سی لڑکی نے اسے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر کے رکھ دیا کہ وہ اس کے سامنے اب سر اٹھاتے بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے جذبے سرد پڑ گئے جب اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے سامنے اتنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا، تو اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مانا وہ اسے بہت چاہتا تھا اور اس کے انکار پر باولا ہو گیا تھا۔ وہ یہ چیز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جہاں خاندان کی ہر لڑکی اس کے پیچھے اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہاں یہ لڑکی اسے کیوں دور بھاگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام کزنز کی نسبت اسے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ چڑھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت اپنے لیے نفرت دیکھنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اس کی یہ نفرت کم کر سکے، مگر جب بھی وہ کچھ اچھا کرنے لگتا تو وہ مزید بدگمان ہو جاتی، اور آج تو اسے مکمل اپنا بنا کر بھی وہ نہ پا سکا تو وہ اس سے آج بھی اتنے ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اپنا جسم پیش کرنے کے باوجود اسے دل سے قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہاں پر وہ بہت بری طرح سے مات کھا گیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر حاصل تو کر چکا تھا، مگر پھر بھی خالی ہاتھ تھا۔ اتنی بڑی ناکامی صفوان جیسے طاقتور مرد کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دوپٹہ زمین سے اٹھایا اور محمل کے سر پر ڈال دیا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل کسی بت کی طرح اسے جاتا ہوا حیران نظروں سے دیکھتی چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یوں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اسے تو بلکہ یہ یقین تھا کہ تنہائی پاتے ہی وہ اس پر کسی شگرے کی طرح جھپٹے گا اور اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ تو وہ دیوار کے ساتھ ہی لگ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر دروازے کی طرف تکتی چلی گئی، جس کے باہر صفوان بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ سنبل کی چیخ نے پوری حویلی کی خاموشی چیر کر رکھ دی۔ انکل آنٹی جلدی آئیے، صفوان محمل کو بیڈ روم میں لے آیا ہے اور اس سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا اضطراب تھا کہ حویلی کے ہر کمرے کی بتیاں جل اٹھی۔ چند ہی لمحوں میں صفوان کے والد، والدہ، بہن بھائی اور گھر کے دوسرے افراد راہداری میں جمع ہو گئے۔
کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سنبل کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمل اس کے کمرے میں ہے۔ یہ سب سنتے ہی سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ادھر صفوان محمل کی باتوں کی وجہ سے ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ وہ کمرے میں جانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا اور بے چینی سے مسلسل وہیں پر ٹہلنے لگا۔ اچانک حویلی کی تیز آوازوں پر صفوان کے کان کھڑے ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بہن، بھائی، ماں باپ سبھی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس کے والد کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا کیا؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے سخت آواز میں پوچھا، کیا واقعی محمل اندر ہے؟ صفوان نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، اس کی والدہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ان کی نگاہ جیسے ہی کمرے کے کونے میں بیٹھی محمل پر پڑی تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ سامنے ایک خوفزدہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ بیٹا، محمل نے سر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اٹھ کر سیدھی ان کے سینے سے آ لگی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی امی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ صفوان کی والدہ نے اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ خود بھی رو پڑی۔ بس بیٹا، بس۔ یہ منظر دیکھ کر صفوان کو پہلی مرتبہ اپنے غلط فیصلے کا بوجھ محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ واقعی ایک بہت بڑا مجرم بن گیا ہو۔ اس کے والد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے؟ صفوان نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن کیوں؟ اس کی والدہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ جب وہ انکار کر چکی تھی تو تم نے ایسا کیوں کیا صفوان؟ میں نے تو سنبل کا رشتہ تم سے طے کر دیا تھا۔ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ یہ قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا؟ اب تک خاموش کھڑا صفوان اچانک چیخ اٹھا۔ اس لڑکی نے مجھے کچھ سوچنے کے قابل چھوڑا ہوتا تو میں سوچتا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ شدید محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ میں اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے سمجھتے ہی نہیں تھی۔ محبت؟ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ محبت کبھی دوسرے کی مرضی چھین کر ثابت نہیں کی جاتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بولی، اب ہم اس کے والدین کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اپنی بیٹی کو امانت سمجھ کر ہمارے گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ صفوان نے گہری سانس لی۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے والد نے فوراً جواب دیا، نکاح تب خوبصورت ہوتا ہے جب دونوں کی رضا شامل ہو۔ زبردستی کسی رشتے کو مضبوط نہیں بناتی۔ یہ الفاظ صفوان کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اس نے پہلی بار محمل کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ صفوان نے دھیرے سے کہا، آپ سب مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے والد نے گہری نظر سے بیٹے کو دیکھا، پھر محمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اس گھر میں تمہاری عزت محفوظ ہے، کسی بات سے ڈرنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ صفوان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ وہ آہستہ آہستہ محمل کے قریب آیا۔ محمل فوراً گھبرا کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ خوف صفوان کے دل کو چیر گیا۔ وہ مناسب فاصلے پر رک گیا۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ صرف ایک بات پوچھنی ہے۔ محمل خاموش رہی۔ اگر تم اس نکاح کو قبول نہیں کرنا چاہتی تو میں خود اس کے قانونی اور شرعی حل کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں تم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا۔ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صفوان نے نظریں جھکا لی۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ صرف ہاں یا نہیں، میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ آپ نے نکاح کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ جب چاہا نکاح کر لیا اور اب کہہ رہی ہیں ختم کر دیتے ہیں۔
सफ़वान खामोश खड़ा रहा। अगर लोगों को पता चला कि मेरा निकाह होते ही टूट गया तो सबसे पहले मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे। मैं हर शख्स को जाकर क्या सफाई दूंगी? सफ़वान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी एक गलती का बोझ सिर्फ वो नहीं, महमल भी उठाएगी। काफ़ी देर बाद वो धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दो, अगर कभी कर सको। वो रुका। मैं आज वादा नहीं कर सकता कि तुम फौरन मुझ पर यकीन कर लो। यकीन मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा एतमाद वापस जीतने में लगा दूंगा। और अगर कभी तुम महसूस करो कि मैं तुम्हारी इज्जत या एतमाद के काबिल नहीं रहा तो मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। महमल ने आहिस्ता से अपने आंसू पोंछे। मेरे बाबा ने भी मेरी अम्मी से कहा था कि वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे, मगर वक्त के साथ वो वादे कहीं खो गए। वो तल्खी से बोली तो सफ़वान उम्मीद की डोर थामे उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, जिस दिन सफ़वान बेवफाई करे तो मेरी दुआ है कि वो इसी दिन मर जाए। उसकी बात पर महमल का दिल ज़ोर से धड़का। वो आहिस्ता से बोली, वादों पर एतबार नहीं है मुझे, क्योंकि ये अक्सर टूट जाते हैं। सफ़वान ने पहली बार सर उठाया। उसकी आंखों में नदामत भी थी और अज़म भी। मैं वादा नहीं करूंगा, सिर्फ अपने अमल से साबित करने की कोशिश करूंगा। महमल ने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों की नमी ने इसे यकीन दिलाया कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करने वाला मर्द बनेगा। इस यकीन के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, मगर उस खामोशी में अब पहले जैसा खौफ नहीं था। एतमाद अभी पैदा नहीं हुआ था, ज़ख्म भी अभी भरे नहीं थे। लेकिन पहली बार सफ़वान ने मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी को भी समझा था। और पहली बार महमल ने महसूस किया कि शायद माफ़ी का दरवाज़ा एक दिन खुल सकता है, अगर सामने वाला अपने अमल से उसका हक अदा करे। शायद हर मोहब्बत का इख्तिताम खुशी से नहीं होता, लेकिन जो मोहब्बत एहतराम, रज़ामंदी और एतमाद सीख ले, वो एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल पा लेती है। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।